वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 190। 190वां टेस्ट है यूपीपीसीएस के लिए। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 190 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, बैक टू बैक रिविज़न करते रहिए सबको। चलिए फोकस करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दो स्टेटमेंट है, इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट होगा। फ्रांसवा वर्नियर एक पुर्तगाली चिकित्सक था और फ्रांसवा वर्नियर मुगल दरबार के साथ राजकुमार दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़ा था। बताइए। फ्रांसवा वर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक था, गलत है, लेकिन मुगल दरबार से जुड़ा था ये राजकुमार दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में। दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला वाला गलत है। तो फ्रांसवा वर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक था, पुर्तगाली नहीं। वह मुगल दरबार के साथ जुड़ा था दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दो स्टेटमेंट है। शिवाजी के शासनकाल में स्थायी सेना को सिलहदार कहा जाता था और इनके शासनकाल में अस्थायी सैनिक को पागा कहा जाता था। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, शिवाजी यानी मराठा से रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं पीसीएस में। शिवाजी के शासनकाल में स्थायी सेना को पागा कहा जाता था और अस्थायी सैनिक को सिलहदार कहा जाता था। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, तो डी है इसका आंसर, कोई भी नहीं सही इनमें। तो शिवाजी के शासनकाल में स्थायी सेना को पागा कहा जाता था, जबकि अस्थायी सैनिक को कहते थे वो सिलहदार। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, मराठा काल में सरंजी प्रथा भू राजस्व से संबंधित थी। ठीक है, मराठा काल में सरंजमी प्रथा भू राजस्व से संबंधित थी और मराठा काल में मराठा जागीरदारों को सरंजमी भूमि उनके निर्वहन के लिए दी जाती थी। क्या ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं? बिल्कुल करेक्ट है, सी है इसका आंसर। पानीपत का तीसरा युद्ध जब हुआ था तो किसके मध्य हुआ था? मराठा और मुगल, मराठा और रोहिल्ला, मराठा और अंग्रेज, मराठा अफगान। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, ये सन याद रखना। मराठा और अफ़गान, ठीक है। अफ़गानों की तरफ से कौन? अहमद शाह अब्दाली। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, तीसरी लड़ाई थी 14 जनवरी 1761 को हुई थी। मराठा और अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच कौन जीते थे? अफ़गान जीत गए, मराठे हार गए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। पानीपत के तीसरे युद्ध का नेतृत्व मराठों की ओर से किसने किया था? बताइए। बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, सदाशिव राव भाऊ या फिर बालाजी विश्वास। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, मराठे हार गए, अफगान जीत गए और मराठों की तरफ से नेतृत्व किसके हाथों में था? सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में। सी है इसका आंसर। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के समय जो है बालाजी बाजीराव पेशवा थे तथा पानीपत के तीसरे, ठीक है, पहले युद्ध के समय कौन हो गए? बालाजी बाजीराव। और पानीपत के तीसरे युद्ध का जो नेतृत्व है वो पेशवा बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई सदाशिव भाऊ तथा पेशवा के पुत्र विश्वास राव द्वारा किया गया था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सदाशिव भाऊ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मराठा सेना का गठन मुगल व्यवस्था पर आधारित था। मराठा सैन्य विनिमय दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के अधिनियमों पर आधारित था। शिवाजी सामंतशाही सेना पर निर्भर रहते थे। पेशवा लोग सामंतशाही पद्धति पसंद करते थे। देखिए, पेशवा लोग सामंतशाही पद्धति पसंद करते थे, ये करेक्ट है। मराठा सैन्य विनिमय जो है दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के अधिनियमों पर आधारित था, ये भी सही है। मराठा सेना का गठन मुगल व्यवस्था पर आधारित था, ये भी सही है। ये गलत है, सी वाला। शिवाजी सामंतशाही सेना पर निर्भर नहीं रहते थे। ठीक है, तो शिवाजी सामंतशाही सेना पर निर्भर नहीं थे, सेना को सीधे वेतन देते थे, जबकि पेशवा लोग सामंतशाही पद्धति पसंद करते थे तथा साम्राज्य का बहुत सा भाग जागीरों में बांट देते थे। मराठा सेना का गठन मुगल व्यवस्था पर आधारित था और मराठा सैन्य विनिमय दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के अधिनियमों पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, दो बताने कि इनमें से कौन सा सत्य है। सादत खां को 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था।
अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सआदत खां था। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों सत्य हैं। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सआदत खां था। इसे बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। किसे? सआदत खां को, याद रखना। 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया तथा कालांतर में उसने स्वतंत्र राज्य करना प्रारंभ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में पतदाम शब्द किससे संबंधित है? पतदाम शब्द बंधुआ मजदूरी से संबंधित नहीं है, निम्न जाति के लोगों में प्रचलित विवाह पद्धति से भी नहीं है। यह है विधवा के पुनर्विवाह पर लगाया गया कर, पतदाम। तो 18वीं शताब्दी की राजनीतिक व्यवस्था के बाद भी भारत की पारंपरिक विशेषताएं ज्यों की त्यों बनी रही। बाल विवाह प्रचलित थी। बंगाल, मध्य भारत तथा राजस्थान इत्यादि के उच्च हिंदू कुलों में सती प्रथा भी प्रचलित थी। द्विजों में विधवा विवाह प्रायः नहीं होता था। द्विज मतलब ब्राह्मण का सिनोनियम है, पर्यायवाची है, ब्राह्मणों को कहा गया द्विज। पेशवाओं ने विधवा पुनर्विवाह पर पतदाम नाम का एक कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताएंगे कि कौन सा करेक्ट है। निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की। इसने दक्कन में मुगलों के नमूनों पर जागीरदारी प्रथा चलाकर सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित कर अपनी सत्ता को मजबूत बनाया था। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। निजाम उल मुल्क आसफ जाह से रिलेटेड, सी है इसका आंसर। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हैदर अली अशिक्षित था। हैदर अली एक कुशल प्रशासक था। उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक सशस्त्रागार स्थापित किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने अंग्रेजों को हरा दिया। देखिए, डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार हैदर अली ने बनाया था या टीपू ने बनाया था? बताइए, सोचिए। हैदर अली ने बनाया था, करेक्ट है। हैदर अली एक कुशल प्रशासक था, अनपढ़ था मतलब अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वह मारा गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से हार गया। चौथा स्टेटमेंट गलत है। कितने कटेंगे? इसको एलिमिनेट कर दो, इसको कर दो, 1 2 3 भी हो जाएगा इसका आंसर। तो हैदर अली पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी बहुत कुशल प्रशासक था। उसने अपने राज्यों में मुगल शासन प्रणाली तथा राजस्व व्यवस्था लागू की। वर्ष 1755 में डिंडीगुल में उसने एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। इसमें उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता ली और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1782 में वह मारा गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? अफीम, कॉफ़ी, पान, मिर्च। देखिए, पुर्तगाली भारत में तंबाकू लेकर आए, ठीक है, मिर्च लेकर आए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिर्च। तो भारत में तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, मिर्च की फसल पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात हुई। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन और तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। अब बताइए, उपरोक्त में से कौन से या सी फसलों को अंग्रेजों द्वारा लाया गया, मतलब कौन सी फसलें भारत में अंग्रेजों की देन है या भारत अंग्रेजों को भारत की देन है, अंग्रेजों की भारत को देन है? एलिमिनेट करो क्योंकि तंबाकू अंग्रेज नहीं लाए, तंबाकू लाए पुर्तगाली। मिर्च की खेती, लाल मिर्च की खेती पुर्तगाली लेकर आए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन बहुत पहले से ही चल रहा था अंग्रेजों के, ठीक है। तो कोई भी देन इसमें भारत को अंग्रेजों की नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन मध्य युग की देन है। अंग्रेजों से पहले ही शेरशाह सूरी और अकबर ने भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भूमि का विभाजन करना शुरू कर दिया था। उपज के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण करने लगे थे वो। और भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की बात करें तो पुर्तगालियों की देन है, इसलिए कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत में हीरो और हीरे की खाद्यान्नों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? किसने किया है?
फ्रांसवा बर्नियर ने नहीं, फिर किसने? जियां बैप्टिस्ट टेवर्नियर। क्या नाम है? जियां बैप्टिस्ट टेवर्नियर, ऑप्शन नंबर ए। तो जियां बैप्टिस्ट टेवर्नियर एक फ्रांसीसी खोजकर्ता एवं व्यापारी था। भारत में हीरे की यानी गोल्ड की खानों का उल्लेख करने वाला वह पहला यूरोपीय था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। अवध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नवाब आसफुद्दौला मुहर्रम बनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण करवाया था उसने। फिर से सुन लीजिएगा। नवाब आसफुद्दौला ने मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण करवाया। नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करने वाला वही था जिसने लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण करवाया मुहर्रम मनाने के लिए, यानी नवाब आसफुद्दौला। तो नवाब आसफुद्दौला अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ले गया था, नवाब वाजिद अली शाह नहीं। तो इसमें स्टेटमेंट जो है केवल पहला ही वाला करेक्ट होगा, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। देखिए, नवाब आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी लखनऊ स्थानांतरित की। उसने लखनऊ में 1784 में इमामबाड़े का निर्माण करवाया मुहर्रम मनाने के लिए। वाजिद अली शाह की बात करें तो अंतिम नवाब था अवध का वाजिद अली शाह। ठीक है। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर इस अवध को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। अंतिम प्रश्न है, किस चालक ने वास्को डिगामा का कालीकट तक मार्ग प्रदर्शन किया था? भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। तो जब वो कालीकट आया था तो वहाँ तक का मार्ग किस व्यक्ति ने उसका जो है प्रदर्शित किया था या उसको मार्गदर्शित किया था? उसका नाम है, क्या नाम है इसमें? देखिए, इनमें से एक है वो, पक्का बताओ कौन है। इलियास खान नहीं है, चलिए एलिमिनेट करते हैं। अलाउद्दीन हुसैन भी नहीं है, तो कौन हो गया? अब्दुल मजीद। तो 1498 में वास्को डिगामा 2 जहाज़ों के साथ कालीकट पहुंचा। ठीक है। इस यात्रा का मार्गदर्शन गुजराती यात्री अब्दुल मजीद ने किया था। तो 15 प्रश्न थे ये हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लेना कम से कम एक बार। धन्यवाद।